हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शफकत ब्रिलियंस एकेडमी। स्वागत है आपका एक बार फिर से शफकत ब्रिलियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कर रहे थे आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम, ठीक है, जो आपका होने वाला है 18 जनवरी 2026 को। आज का जो हमारा मॉक टेस्ट रहेगा भाई, वो आपका रहने वाला है दैट इज योर मॉक टेस्ट 4, ठीक है। ऑलरेडी 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं किए हैं तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं ये आपके मॉक टेस्ट। उससे पहले हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज डिस्कस किए थे, सारे के सारे आपके पोर्शन। जीके को अलग से पढ़ाया था, जनरल साइंस को अलग से पढ़ाया था, देन मैथ्स की आपका मैराथन अलग से लिए थे। तो फिर हम लोगों ने सेक्शनल मॉक टेस्ट अलग से, जीके के एमसीक्यूज़ देखे, साइंस के एमसीक्यूज़ देखे, मैथ्स के देखे। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कुछ ही दिन रह गए हैं आपके पास, तो आप लोगों ने क्या करना है मेरे भाई, जितना हो सके एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है, ठीक है भाई। और कल से आपकी क्लास की टाइमिंग चेंज हो रही है। अब से 9 बजे नहीं, शाम को 5 बजे आपको क्लास आपकी मिल जाया करेगी। शाम को 5 बजे डेली आपकी क्लास होगी, ठीक है, ताकि रात को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सको, क्योंकि चंद दिन बचे हैं आपके पास। तो जितना रिवीजन होगी उतना आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा मॉक टेस्ट 4, ठीक है भाई साहब। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले भाई फिर से बता दूं आप लोगों को, टेलीग्राम पर आपको हमारी पीपीटी अवेलेबल हो जाती है। फिर बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करके इजीली पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है भाई साहब। और साथ में काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं, सर बुक्स। भाई आप पहली चीज़, अब तो आपका बुक्स लेने का पहले कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर अभी नेक्स्ट फर्दर अग्निवीर है आपका, मार्च में आने वाली है भर्ती फिर से, उसकी प्रिपरेशन अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर मुझे तैयारी करनी है, तो लिंक आपको स्क्रीन पर भी कहीं दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी बुक्स का लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो बुक्स आपकी बेस्ट टू द बेस्ट रिसर्च करके मैं वो साथ में आपको लिंक डालता हूँ, ऐसे ही किसी की भी बुक का लिंक नहीं डालता मैं, ठीक है भाई साहब। चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भाई आपका जीके का पोर्शन, ठीक है, जिसमें होंगे आपके 20 क्वेश्चन। आप सभी को पता ही है इसका पैटर्न, और ये 20 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। चलो आ जाए भाई साहब, क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी। यस, बताओ भाई साहब, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल होता है। कल भी आपका इमरजेंसी से रिलेटेड एक आर्टिकल मैंने डाला था, आज भी आपका मैंने डाला हुआ है। तो बताओ, कल आपका नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग पूछा गया था, आज आपसे फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो भाई कौन सा है फाइनेंशियल इमरजेंसी की रिगार्डिंग आपका आर्टिकल, तो वो होता है आपके पास कौन सा, दैट इज आर्टिकल 360। ओके भाई साहब, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है आपका 352, दैट इज योर नेशनल इमरजेंसी। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। 356 इज प्रेसिडेंट रूल, ओके। एंड 368 क्या है, कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था। आप लोग अमेंडमेंट करते हैं किस एक्ट के तहत भाई साहब, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये होता है आपका आर्टिकल 368 के तहत, ओके। तो ये आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हम करते हैं आर्टिकल 368 के तहत। और ये कौन कर सकता है अमेंडमेंट, पार्लियामेंट के पास ये आपको पावर देखने को मिलती है भाई। चलें आ जाएं अगले सवाल पर। हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर सब्सिडरी अलायंस की जो आपकी पॉलिसी है, ये यहाँ पे किसने आपको इंट्रोड्यूस की थी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। कॉर्नवालिस ने, डलहौजी ने, वेलेस्ली ने, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने, या फिर हेस्टिंग ने। यस बोलो भाई, सब्सिडरी अलायंस आपका किसने किया था इंट्रोड्यूस इंडिया में, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसने क्या कहा था कि भाई साहब, इंडियन नॉट अलाउड टू हैव इंडिपेंडेंट फोर्सेस, ठीक है भाई साहब। क्यों, क्योंकि भाई साहब इनको अब प्रोटेक्ट कौन करेगा, कंपनी करेगी। कंपनी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दैट इज योर सब्सिडरी अलायंस। अगर आप इस जो कंपनी ने आपको दिया हुआ है, तो इनकी जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस को आपने सैलरी भी देनी है। क्लियर, अगर आप सैलरी नहीं दे पाते हो फोर्सेस को, तो आपका जो एरिया है मेरे भाई, ठीक है, पहली चीज प्रोटेक्शन आपको कौन देगा, सोल्जर आप किसके रखोगे, कंपनी के रखोगे। कंपनी के सोल्जर जो आपके एरिया को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको आप लोगों ने सैलरी भी देनी है।
अगर सैलरी देने में आप फेल हो गए, ठीक है, तो फेल होने के बाद आपकी जो टेरिटरी है, जो आपका एरिया है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। ये आपकी थी सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है भाई साहब, पहली कौन सी ऐसी एरिया था, ऐसा कौन सा रीजन था जो ये अलायंस नहीं दे पाया था, तो उसकी वजह से ये आ गया था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, तो वो था आपका अवध एंड हैदराबाद। याद रखिएगा ये, ठीक है भाई साहब, अवध एंड हैदराबाद। ओके, ये यहाँ पे अलायंस नहीं दे पाए थे, तो दैट्स वाई ये किसके अंदर आ गए थे, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गए थे। क्लियर है मेरे भाई? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को हम लोग किस लिए याद रखते हैं भाई? यस बताओ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ये किस रिगार्डिंग हम लोगों ने इनको याद रखा गया है? तो ये आपके इसलिए हमने याद रखे हैं क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने यहाँ पे लाया इंडिया में। ठीक है, क्या लाया था? परमानेंट सेटलमेंट। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था सर? ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट अपने पास क्या था? जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स आपके पास आए थे, ठीक है, उसमें से एक आपके पास था परमानेंट सेटलमेंट, एक आपके पास था रोयतवाड़ी सेटलमेंट जो मुनरो ने लाया था, उसके बाद एक था आपके पास महलवाड़ी सिस्टम जो आपका विलियम बेंटिक ने लाया था। ठीक है भाई साहब, परमानेंट सेटलमेंट आपके पास क्या होता था? परमानेंट सेटलमेंट दैट इज जमींदारी सिस्टम। ओके, जमींदारी सिस्टम। ओके, जमींदारी सिस्टम किसने लाया था? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। पहली बार अगर पूछा जाए जमींदारी सिस्टम कहां पे आया था, तो दैट इज इन पंजाब। ओके, PNB लिख रहा हूं मैं यहां पे, पंजाब में पहली बार ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था भाई। क्लियर है, यहां तक समझ आई? नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग लॉर्ड डलहौजी के, डलहौजी को हम लोग किस लिए याद करते हैं भाई? डलहौजी ने ऐसा क्या काम कर दिया था भाई? तो लॉर्ड डलहौजी जो था भाई साहब, इसने आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया था। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये क्या था सर? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? सब्सिडियरी अलायंस हमने पढ़ लिया, अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन सी चीज आ गई है भाई साहब? इसने बोला कोई भी ऐसा किंग, कोई भी ऐसा राजा किसी भी एरिया का हो, किसी भी रीजन का हो, अगर उसका नेचुरल हेयर नहीं है, हेयर HAIR हेयर, बाल नहीं, HEIR हेयर, मतलब कि लीगल हेयर या नेचुरल हेयर अगर नहीं है, मतलब उसका बच्चा अगर नहीं होता है लीगली प्रोसेस के, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, ऐसा नहीं कि अडॉप्टेड हो, अडॉप्टेड नहीं चलेगा, तो वो जो एरिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा अगर उसका बच्चा नहीं होगा। कई बार राजे महाराजा थे जिनको बच्चा नहीं होता था, होती हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो उन एरियाज को क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आना पड़ा। तो अगर इसमें पूछा जाए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत पहली कौन सा एरिया था जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आया था, तो ये दैट इज योर सतारा। ओके, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, बाकी वॉरेन हेस्टिंग ये कौन थे? आपके अर्ली गवर्नर हुआ करते थे। चलिए आ जाओ क्वेश्चन थर्ड पर। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू विच कॉन्टिनेंट? कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है? यस देखो भाई, एशिया से आपका पास होता है कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, चलो अफ्रीका से आपका पास होता है कौन? बोथ, दोनों ही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साउथ अमेरिका से बिल्कुल पास तो होता है ये, बट नॉट एक्सक्लूसिवली, थोड़ा सा टच करके जाता है ये। ठीक है भाई साहब, अब जो आपका ऑस्ट्रेलिया है बिल्कुल यहां से ये क्लियरली पास होके जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है भाई, चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 4 देखिए क्या बोला गया है। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा थी 2011 के सेंसस के तहत? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी गई है, हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछा गया होता तो यूपी होता, बट यहां पे आपके पास है बिहार। ठीक है भाई साहब, क्लियर? चलो, Who won the Qatar Grand Prix 2025, keeping the Formula 1 Championship battle alive until the final race in Abu Dhabi? कौन था भाई साहब ये बंदा? यस बताओ, बोलो मेरे भाई। इजी क्वेश्चन है ये, हम लोगों ने कर रखा है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आपको करा रखा है मैंने। कौन था ये बंदा? ऑप्शन ए लैंडो नॉरिस, ऑस्कर पियास्ट्री, चार्ल्स लेरिक या मैक्स वर्सेटेपन। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है मेरे भाई। ठीक है,
लास्ट स्पोर्ट्स वाली जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको ये करवा रखा है, टेंशन नहीं लेने का, आपको पता होगा आई थिंक सो। बताओ मेरे भाई, अबू धाबी में जो आपका फॉर्मूला 1 रेस हुई थी तो उसमें कौन जीता? आपका मैक्स वर्स्टेपन। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। कल मैंने आपको जितनी भी सोर्सेज थी वो सारी आपको अच्छे से रिवाइज करवा दी थी, कौन सी वाली कहाँ से आई है, कौन सी वाली किस देश से या फिर किस आर्टिकल से, किस एक्ट से लिया है, सब आपको बताया हुआ है। तो बताओ भाई, जुडिशियल रिव्यू का जो एक कंसेप्ट है हमारे इंडिया में, ये कहाँ से हमने कॉपी करा, कहाँ से बोरो किया? ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा या आयरलैंड? तो भाई ये हमने कहाँ से कॉपी करा? दैट इज फ्रॉम यूएसए। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन 7 देखिए, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिली आपको, 64 में आपको बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिली भाई। ऑप्शन बी ही हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है भाई साहब, बाकी 57 में तो आपको म्यूटनी देखने को मिली थी, सिपाही म्यूटनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको वीडी सावरकर ने बोला था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। विच रिवर फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? कौन सी रिवर यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट डेल्टा बनाती है पूरी दुनिया का? नाइल रिवर, अमेजन रिवर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या मिसिसिपी? तो दैट इज योर ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ये आपका लॉन्गेस्ट रिवर डेल्टा बनाती है पूरी दुनिया का। ठीक है भाई साहब, चलो विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट? इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको आप लोग डार्क कॉन्टिनेंट कहते हो? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या साउथ अफ्रीका? बोलो मेरे भाई। यस, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। यहां पे एशिया जो है आपका क्या है भाई साहब? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपको कौन सा देखने को मिलेगा भाई? दैट इज योर एशिया। यहां पे आपको पूरी दुनिया की, ठीक है, पूरी दुनिया के 30% अर्थ टोटल लैंड एरिया देखने को मिलता है। किसके अंदर? एशिया के अंदर। एशिया के अंदर पूरी दुनिया के 60% आबादी देखने को मिलती है। लैंड वर्ल्ड वाइड कितनी है? 30%। पॉपुलेशन कितनी है? 60% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन एशिया में रहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर अर्थ की हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्लेसेस एशिया की अगर हम लोग देखें तो हाईएस्ट आपके पास है माउंट एवरेस्ट एंड लोवेस्ट आपके पास होती है डेड सी रिगार्डिंग एशिया। ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग योर एशिया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला गया था पहली चीज तो डार्क कॉन्टिनेंट हम किसको बोलते हैं? तो डार्क कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं भाई? दैट इज योर अफ्रीका। ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, अफ्रीका को ही हम लोग मदर कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, मदर कॉन्टिनेंट। क्लियर, ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है रिगार्डिंग अफ्रीका। ठीक है भाई, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका है अफ्रीका भाई। क्लियर है भाई, मदर कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है क्योंकि ये ओल्डेस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलता है भाई। ठीक है, और अफ्रीका के अंदर में अगर बताऊं आपको सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है एरिया वाइज, तो वो आपको अल्जीरिया देखने को मिलती है। याद रखिएगा, अल्जीरिया। और सबसे स्मॉलेस्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो दैट इज योर सेशल्स। ओके, सेशल्स आपको सबसे स्मॉलेस्ट देखने को मिलती है एरिया वाइज। और अगर मैं लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज अफ्रीका की बात करूं तो वो आपके पास होती है नाइजीरिया। क्लियर है भाई, नाइजीरिया। क्लियर, चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मीज ईस्टर्न कमांड इज लोकेटेड एट। इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड की जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, आपसे ये पूछा गया है मेरे भाई। बताओ। यस, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहां पे आपको देखने को मिलता है? गुवाहाटी, शिलोंग, कोलकाता या फिर तेजपुर? तो भाई ये आपको कहां देखने को मिलता है? कोलकाता के अंदर। कोलकाता दैट इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है भाई साहब, कोलकाता आपका कहां पड़ा? वेस्ट बंगाल के अंदर। तो यहां पे आपका ईस्टर्न कमांड है आपके इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर की। ठीक है भाई साहब, अब मैं आपको बोलूं कि भाई साहब हमारी टोटल कमांड्स कितनी हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने नॉर्दर्न कमांड पढ़ा था, आज ईस्टर्न कमांड आ गया। टोटल कमांड्स कितनी है भाई? तो टोटल आपको 7 कमांड्स देखने को मिलती है। एक आपके पास है नॉर्दर्न कमांड सॉरी, एक आपके पास है वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, वेस्टर्न कमांड चंदीपुर। ठीक है, चंडी मंदिर।
वेस्टर्न कमांड। देन ईस्टर्न कमांड का हम लोगों ने देख लिया, कोलकाता। उसके बाद आपके पास आती है ईस्टर्न एंड साउथ सदर्न कमांड। ओके, सदर्न कमांड ये कहाँ पे है आपके पास? पुणे। ठीक है, पुणे का है महाराष्ट्र में। अब आप बोलोगे सर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, चार ही तो साइड होते हैं, तो चार ही कमांड होनी चाहिए, बाकी तीन कौन कौन सी हैं? एक आपके पास है सेंट्रल कमांड। ठीक है, सेंट्रल कमांड का कहां पे हेडक्वार्टर? लखनऊ के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है साउथ वेस्टर्न कमांड। ठीक है, साउथ वेस्टर्न कमांड ये कहां पे है? जयपुर के अंदर आपको देखने को मिलती है, जयपुर इज इन राजस्थान। एक आपके पास लास्ट कमांड होती है, दैट इज योर ट्रेनिंग कमांड। ओके, दैट इज योर ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर कहां पे है भाई? आपके शिमला के अंदर। शिमला इज इन हिमाचल प्रदेश। तो ये आपकी 7 कमांड्स हैं, आपको ये भी पता होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर में। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, या फिर प्रेसिडेंट करता है? यस, हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है इनमें से मेरे भाई? यस, बोलो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इनमें से कौन करता है अपॉइंट आपका? एजी, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो उसको कौन करता है आपका अपॉइंट भाई? तो ये आप सभी को पता भी होगा, तो दैट इज प्रेसिडेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। विच इंडियन मिसाइल इज अ हाइपरसोनिक क्रूज? इनमें से कौन सी मिसाइल इंडिया की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो वो आप सभी को पता है भाई, ब्रह्मोस। ऑप्शन सी बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। When is वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व्ड ईच ईयर? हर साल वर्ल्ड सॉइल डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? ये भाई आपसे पूछा है यहाँ पे, बताओ मेरे भाई, वर्ल्ड सॉइल डे हम लोग कब मनाते हैं? यस, बोलिए भाई साहब। तो वर्ल्ड सॉइल डे हम लोग हर साल 5 दिसंबर को मनाते हैं। इस साल मतलब इस दिन हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। किसकी अवेयरनेस फैलाते हैं? कि भाई साहब हमारी जो सॉइल है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है अगर हम उसको हेल्दी रखेंगे। ठीक है, हेल्दी सॉइल होगी जो हमारी, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, उसका रोल कितना ज़्यादा है एग्रीकल्चर के अंदर, फूड सिक्योरिटी के अंदर, तो उसकी हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। ऑन 5 दिसंबर एवरी ईयर वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, कल भी आपसे ये पूछा था मैंने। तो क्वेश्चन 14 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर? चलो, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिवीजन ऑफ पावर्स? डिवीजन ऑफ पावर्स में आपका कौन सा शेड्यूल है भाई साहब? कौन सा शेड्यूल बात करता है आपकी डिवीजन ऑफ पावर्स की? यस, शेड्यूल। पहली चीज, आपके टोटल शेड्यूल होते कितने हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाई? यस, तो टोटल होते हैं 12 शेड्यूल्स। मैक्सिमम को ये ट्रिक पता भी होगी, याद कर लो, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके 12 के 12 शेड्यूल हो गए। ठीक है भाई साहब। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, T स्टैंड्स फॉर टेरिटरी। ठीक है, याद रखना है आपने, T स्टैंड्स फॉर टेरिटरी। ओके, इसमें क्या है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो इनकी एक्सटेंट को डिफाइन करता है, ये आपका शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 2 में आपके पास आता है एम्यूलमेंट। ठीक है, एम्यूलमेंट्स। अब ये एम्यूलमेंट्स क्या है भाई? एम्यूलमेंट्स माने सैलरीज, अलाउंसेस, पर्क्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स की जितने भी ये सैलरीज है, अलाउंस है, पर्क्स है, ये आपका शेड्यूल 2 हैंडल करता है। ई से आपका एम्यूलमेंट हो गया। थर्ड आ जाता है एफर्मेशंस। क्या आ जाता है भाई? एफर्मेशंस एंड ओथ्स। एफर्मेशन एंड ओथ्स, ये क्या चीजें हैं भाई? जितने भी आपकी ओथ, कस्में होती हैं, चाहे वो ऑफिशियल हों, MPs की हों, मिनिस्टर्स की हों, तो वो आपका थर्ड शेड्यूल आपका डील करता है। R स्टैंड्स फॉर राज्यसभा। ठीक है, R से आपका क्या है भाई? दैट इज राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीट्स की एलोकेशन जो आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में होती हैं, तो उन पे
शेड्यूल 4 काम करता है, दैट इज TEAR 4 हो गया। 5 है आपके पास एस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। शेड्यूल्ड एरिया जितने भी हैं आपके शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसमें से आपकी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स जो हैं वो हम लोग इसमें एक्सक्लूड करते हैं, ये इसमें ऐड नहीं होती हैं, ये आपको याद रखना है। शेड्यूल्ड एरियाज की बात करता है 5th शेड्यूल, मगर नॉर्थ ईस्ट की इसमें बात नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट की बात करता है आपका कौन? 6th शेड्यूल, दैट इज ओ फॉर अदर शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। अदर शेड्यूल्ड एरियाज की बात करता है, इसमें आपके आते हैं नॉर्थर्न एरियाज के रीजन, जैसे आपके ट्राइबल एरियाज ऑफ मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, ठीक है। तो ये आपके साथ कितने हो गए? 6। 7वां आपके पास कौन सा आ जाता है भाई? एफ स्टैंड्स फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये फेडरल स्ट्रक्चर किसकी बात करता है? जो आपकी 3 मेन लिस्ट हैं, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल आपका क्या बात करता है भाई? किससे बात करता है भाई? आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की आपका 8th शेड्यूल बात करता है, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। 9th शेड्यूल आपका आ गया एल फॉर, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स से रिगार्डिंग आपकी कौन बात करेगा? तो वो आपका कौन सा है भाई यार? तो वो आपका है, दैट इज योर 9th शेड्यूल, एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स। 10th आ गया डी फॉर डेफिकेशन, ठीक है, डिफेक्शन नहीं है, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स यहां बता रखे हैं कि MP MLAs जो है हमारे किस बेस पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। यहां लास्ट में जो PM है, P स्टैंड्स फॉर पंचायत एंड M स्टैंड्स फॉर म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। ये आपके हैं 12 शेड्यूल, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है भाई। अब यहां पे आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में? कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका डील करता है किससे भाई साहब? डील्स विद डिवीजन ऑफ पावर्स। तो पावर्स की डिवीजन से कौन सा वाला यहां पे बात करता है? अभी हम लोगों ने सारे देख लिया, अब मुझे बताओ भाई साहब, डिवीजन ऑफ पावर्स यहां पे कौन करता है? यस, तो भाई साहब 7th वाला पढ़ा ना, फेडरल स्ट्रक्चर। यहां पे पावर्स को बांट देते हैं यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। तो 7th शेड्यूल बात करता है आपकी डिवीजन ऑफ पावर्स की, ओके, ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर भाई। नेक्स्ट देखिए, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू। इनमें से किसके रिस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करा गया था? यस, क्विट इंडिया मूवमेंट किसके फेलियर में आया था? पहली चीज, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था भाई? 1942 में हुआ, ठीक है। अब साइमन कमीशन कब हुआ था भाई? 1927 में आया था। 1928 में यहां पे हम लोगों ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया था। क्रिप्स मिशन का फेलियर, बिल्कुल सही बात है। क्रिप्स मिशन जो हमारे पास यहां पे आया था, अगस्त ऑफर या क्रिप्स मिशन जो सर स्टैनफोर्ड क्रिस्प लेके आए थे इंडिया में, इसकी बड़ी इज्जत करते थे इंडियन लोग 1940 के अंदर, बट ये फेल हो गया था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो दैट्स वाई इसके रिस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान, ये तो आपको पता है, 46 की बात है। रौलत एक्ट हमारा आया था 1919 के अंदर, ठीक है भाई साहब। तो रौलत एक्ट के बाद गांधी जी ने एंटी रौलत एक्ट सत्याग्रह शुरू किया था। वो सत्याग्रह होने के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। तो ये बड़ी लंबी स्टोरी है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं मैं, यहाँ पे डिटेल में हम नहीं जाएंगे। चलिए, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस कंट्री की है भाई? रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA। तो भाई ये आपका कनाडा की है सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इंडियन नेवी डे कमेमोरेट्स विच मेजर ऑपरेशन ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वार? यस, कौन सा ऑपरेशन को भाई साहब ये कमेमोरेट करती है आपकी इंडियन नेवी डे जो आप सेलिब्रेट करते हैं? यस, बताओ भाई। हर साल इंडियन नेवी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। कब मनाया जाता है इंडियन नेवी डे? तो ये हम लोग हर साल 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल ऐसा क्या हुआ था भाई जो कमेमोरेट हम लोग करते हैं? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट आपको याद रखना है भाई साहब। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई साहब। ये जो दिन है ये सक्सेस हुआ था ऑपरेशन हमारा, ऑपरेशन ट्राइडेंट ड्यूरिंग 1971 का इंडो पाक वॉर, जब हमारी इंडियन नेवी जो है इसने कैरिड आउट किया था सरप्राइज अटैक आपके कराची हार्बर के ऊपर। तो दैट्स वाई 4 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ नेवी डे, इंडियन नेवी डे। क्लियर है भाई, ये आपको पता होना चाहिए।
हु हैज बीन एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यहां पे किसको एडिशनल चार्ज दी गई है? बीएसएफ की। बताओ भाई, बीएसएफ की एडिशनल चार्ज किसको दी गई है? तो ये जो आदमी था पहले आईटीबीपी के, ठीक है, आईटीबीपी के डीजी हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं ये ऑलरेडी, इनको अब एडिशनल चार्ज दे दी है बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल की भी। तो ये कौन है भाई साहब? यस, तो दैट इज योर प्रवीण कुमार जी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए, व्हाट न्यू नेम हैज बीन गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ को हाल ही में नाम बदल के नया नाम दिया गया है, तो क्या है वो नाम? यस, बताओ मेरे भाई, पीएमओ ऑफिस को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? क्या इसको नाम हम लोगों ने सेवा धाम दिया है, कर्तव्य केंद्र दिया है, राष्ट्रीय सेवा सदन दिया है, या सेवा तीर्थ दिया है? तो हमारा जो पीएमओ है इसको हम लोगों ने सेवा तीर्थ नाम से रिनेम कर दिया है, सेवा तीर्थ। राजभवन जो है वो आपका लोक भवन हो गया है, अब याद रखिएगा। और लोक जो आपका राजभवन लोक भवन हो गया है, एंड राजनिवास जो है वो आपका लोक निवास हो गया है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। क्लियर है? तो ये आपके थे 20 एमसीक्यूज ऑफ जीके, जिसमें आपके करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स सभी इंक्लूड थे, सेंसस का भी क्वेश्चन था। तो इस 20 में से 20 हो गया आपके 40 मार्क्स। तो 40 में से आप लोगों ने कितना स्कोर करा वो मुझे आप लोग जरा कमेंट में बता दो भाई। ठीक है, चलो भाई चलते हैं अगली पोर्शन की ओर, जो हमारा रहता है नेक्स्ट इज जनरल साइंस। जनरल साइंस 15 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का ये पोर्शन है आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन को भी। फिर से आप लोगों को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं भाई, कल से आप लोगों की क्लास कितने बजे होगी? यस, शाम को 5 बजे आपको आपकी क्लास देखने को मिलेगी। आपकी 9 बजे क्लास नहीं हुआ करेगी। कल से हम लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चों का बैच भी शुरू कर रहे हैं, तो दैट्स वाई 9 बजे उनकी क्लास हुआ करेगी, आपकी क्लास 5 बजे, क्योंकि आपके 3-4 ही दिन तो बचे, 3-4 ही आपको क्लासेस करवाएंगे और फिर आपका पेपर है वैसे भी। तो आप लोग मुझे नेक्स्ट पोर्शन किस पे चाहिए, आपको रिवीजन चाहिए या ऐसा ही चलने दे जैसा चल रहा है, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 21 देखिए, अर्लीस्ट ग्लैंड अपीयर्ड इन द ह्यूमन एम्ब्रियो इज। अर्लीस्ट ग्लैंड जो होता है हमारे ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर जो अपीयर होता है वो क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, थाइमस होता है, या हाइपोथैलेमस होता है? यस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। अर्लीस्ट ऑर्गन अगर पूछा जाए, यहाँ पे क्या पूछा गया था? ग्लैंड पूछा गया है, ठीक है, अर्लीस्ट ग्लैंड पूछा है। अगर आपसे अर्लीस्ट ऑर्गन पूछा जाता कि ह्यूमन एम्ब्रियो में कौन सा अपीयर होता है, तो वो आपका हार्ट होता भाई। क्लियर, ये भी आपको पता, ग्लैंड और ऑर्गन में अच्छे से डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड बाई, अगर आप लोगों को डिटेक्ट करना है प्रोटीन, तो इनमें से आप कौन सा टेस्ट करते हो? डीएनपी टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, मॉलिश टेस्ट, या फिर ब्यूरेट टेस्ट? प्रोटीन को आप कैसे डिटेक्ट करते हो? तो दैट इज योर ब्यूरेट टेस्ट। ओके, ब्यूरेट टेस्ट है जिससे आप लोग प्रोटीन को डिटेक्ट करते हो। ठीक है भाई साहब। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ये आपकी शुगर जब कम हो रही होती है, इंसुलिन जब आपकी कम हो रही होती है, तो उसको डिटेक्ट करने में आपका मदद करता है। ओके, नेक्स्ट आपका डीएनपी टेस्ट जो है ये आपका कीटोन के लिए होता है। ओके, कीटोन के लिए होता है, जो आपके एल्डाइड ग्रुप होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए ये आपके पास होता है। नेक्स्ट मॉलिश टेस्ट अगर मैं बताऊं तो ये आपका जो कार्ब्स होते हैं, ठीक है, कार्ब्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, उनको डिटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, जनरल साइंस है ये, कुछ मैथ्स नहीं है, कुछ डीप साइंस नहीं बता रहा हूं मैं आपको, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जनरल साइंस है। चलो, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज, नॉर्मल जो इंसानों का ब्लड होता है वो क्या होता है भाई? एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होता है? तो भाई नॉर्मल ह्यूमन ब्लड जो होता है वो हमारा क्या देखने को मिलता है? अल्कलाइन देखने को मिलता है। और इसकी अगर पीएच वैल्यू की बात करूं मैं आपको ह्यूमन ब्लड की, तो वो आपको क्या देखने को मिलती है? 7.35 से लेके 7.45। तो ये क्या है आपके पास? अल्कलाइन देखने को मिलता है भाई। क्लियर? चलो, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई एन अडल्ट हार्ट पर आवर इज अबाउट। देखो, जो एक अडल्ट, ठीक है, फुल फ्लेज्ड बॉडी हो, जिसके पूरे ऑर्गन्स हो जिसको, वो एक अडल्ट कहलाता है। तो अडल्ट आदमी का जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो 1 घंटे में कितना ब्लड पंप करता है, ये आपसे यहां पे पूछा गया है। बोलो भाई, 300 लीटर, 340 लीटर, या 150 लीटर, या 200 लीटर? पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना पंप करता है ये। तो 1 मिनट में हमारा 5 लीटर
ब्लड को पंप करता है हमारा हार्ट। तो अब इन्होंने कितना बोला है, 60, 1 घंटा बोला है, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो 65, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर इंटू 60, ठीक है, तो 5 6 30, तो 300 लीटर्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर भाई। चलिए आ जाए क्वेश्चन 25 पे। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नॉन एलिमेंट इन द अर्थ इज, यस बताओ भाई, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नॉन एलिमेंट जो है आपकी धरती पर कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एर्गॉन या हीलियम? तो आप सभी को पता है भाई, दैट इज योर ऑक्सीजन। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, ये कौन सा होता है, दैट इज योर ऑक्सीजन। ओके, अब हमारी अर्थ में मोस्ट अबेंडेंट नॉन एलिमेंट जो है आपका O2 है, ये आपके पास कितना है, 46.6%। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो ये तो आपकी अर्थ की बात हो गई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पूरे यूनिवर्स में मोस्ट अबेंडेंट कौन सी है आपके पास एलिमेंट, तो वो आपका हाइड्रोजन है। याद रखिएगा, ये टर्म भी याद रखना। ठीक है, यूनिवर्स में अबेंडेंट कौन सी है भाई एलिमेंट, हाइड्रोजन है। हमारे अर्थ में है ऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट देखिए, विच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट्स द इजिएस्ट वे टू लिक्विफाई अ गैस। सबसे आसान तरीका गैस को लिक्विफाई करने का यहां पे क्या है भाई, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, या फिर लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। यस, कौन सा होगा सही उत्तर, तो भाई दैट इज योर ऑप्शन सी। ठीक है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखो लो टेम्परेचर जो है वो आपका डिक्रीज कर देगा किसको, एनर्जी आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स की, जो इनको क्लोजर लाएगा ताकि जो इनका प्रेशर है वो इंक्रीज हो। वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा आपके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को, उसके बाद ये फॉर्मेशन हो जाती है आपके लिक्विड की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, द मोस्ट अबेंडेंट रेयर गैस इन द एटमोस्फेयर इज, हमारे एटमोस्फेयर में मोस्ट अबेंडेंट रेयर गैस कौन सी देखने को आपको मिलती है मेरे भाई। यस, एर्गॉन, जेनॉन, हीलियम, या फिर आपका नियॉन। यस बोलो कौन सा है भाई। देखिए यहां पे आपके पास ऑप्शन में क्या है, एर्गॉन है, जेनॉन है, हीलियम है और नियॉन है। इनमें से आपके पास है एर्गॉन। ओके, एर्गॉन है सबसे मोस्ट अबेंडेंट रेयर गैस हमारे एटमॉस्फेयर में। अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन होता सही उत्तर। नाइट्रोजन आपके पास 78% देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ऑक्सीजन होता तो ये भी आपका करेक्ट होता इन एटमॉस्फेयर। एर्गॉन आपका है यहाँ पे ऑप्शन में, तो ये थर्ड होता है 0.93%। तो दैट्स वाई आपके ऑप्शन में अब एर्गॉन है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही उत्तर। चलो, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस जो है ये किस चीज का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यस, वाटर गैस किसका मिक्सचर आपको देखने को मिलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है भाई साहब, चलो, एटम्स विद द सेम मास नंबर। ओके, ऐसे एटम्स जिनके मास नंबर सेम होते हैं बट उनके न्यूक्लियर चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं भाई। यस, ऐसे एटम्स जिनके मास नंबर सेम हो बट न्यूक्लियर चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट हो, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर, आइंस्टाइन जो था नोबेल प्राइज इनको किसके लिए मिला था, क्या ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रोमियम मोशन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए मिला था, या स्पेशल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिविटी, किसके लिए इनको मिला था, तो दैट इज योर ऑप्शन सी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन 31 पर। विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा यहां पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं देखने को मिलता। ठीक, बताओ, तो दैट इज योर ऑप्शन ए, पीकोमीटर। पीकोमीटर क्या है भाई साहब, ये आपकी यूनिट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। ठीक है, ये कोई आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है भाई साहब। हाइगोमीटर जो है ये आपका बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट है। हाइगोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेट्रोलॉजिकल साइंस
के थ्रू ह्यूमिडिटी या फिर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को हवा के अंदर मेजर करते हैं। बैरोमीटर भी बिल्कुल साइंटिफिक आपकी इंस्ट्रूमेंट है, जिससे आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हो, जिसको आप बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलते हैं। थर्मोमीटर भी आपकी डिवाइस है, आपको पता ही है भाई साहब, ये डिग्रीज ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को आपकी मापता है। तो आपका पिकोमीटर जो है ये आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है भाई। चलो, द हीट ऑफ सन रीचेस अस बाई, हमारे हीट जो सन की है वो हमारे तक पहुंचती है कैसे? रेडिएशन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू, या इनमें से कुछ भी नहीं? यस, हीट ऑफ सन, तो ये रेडिएशन के थ्रू हमारे तक पहुंचती है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा सही उत्तर। चलो, डेंटिस्ट यूज दिस मिरर, अ डेंटिस्ट यूज अ कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, स्पेशल मिरर या प्लेन मिरर? तो डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ऑप्शन ए है आपका सही उत्तर। चलिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री हमारा ब्रेन जो कंट्रोल होता है, करता है, इनमें से क्या है? कौन है यहाँ पे भाई? बताओ मेरे भाई साहब, इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन को, कौन सा ये है? यस, सेरेब्रम, मेड्यूला या हाइपोथैलेमस? विच इज करेक्ट? तो भाई साहब, इनवॉलेंट्री एक्शंस को जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, तो वो कौन सा पार्ट है? मेड्यूला। ओके, मेड्यूला है जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? वायरस के थ्रू कौन सी डिजीज आपको देखने को मिलती है? क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू या फिर टाइफाइड? तो दैट इज योर डेंगू। डेंगू इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ये एक वायरल डिजीज है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। क्लियर है? समझ आया यहां तक? चलो फिर चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो ये था हमारा जनरल साइंस का पोर्शन भाई। जनरल साइंस के हमारे 15 एमसीक्यूज थे, टोटल आपका 30 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। तो 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये मुझे बताइएगा, और जीके का एंड जनरल साइंस का आज लेवल आपका कैसा था ये भी मुझे ज़रूर से बताएं। ठीक है, कल बच्चे बोल रहे थे सर साइंस का लेवल थोड़ा टफ कर दिया था, तो आज का बता देना भाई कि लेवल आपको कैसा लगा मेरे भाई। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए जी, क्वेश्चन 36। यस, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस A at 6 a.m. and arrives at another place B at 4:30 p.m. Okay जी, on the same day, if the speed of a train is 40 km per hour, find the distance traveled by the train. देखो, ट्रेन वाले क्वेश्चन आपको 101% आएगा ही आएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं भाई। ठीक है, ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन तो आपके आने ही आने। सिंप्लीफिकेशन वाला एक क्वेश्चन आपको आएगा, ये तो मतलब गारंटीड है कि इनमें से एक एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये आपको करने ही करने पड़ेंगे भाई, किसी भी हालत में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। चलो बताओ मेरे भाई, यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर? 400 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 220 किलोमीटर या फिर 420 किलोमीटर? बताओ मेरे भाई। यस, बोलिए भाई साहब, क्या होगा इसका सही उत्तर? क्वेश्चन 36 ये हम लोगों ने सेम एज इट इज मॉक टेस्ट 1 में ये प्रकार का क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ है। तो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? बोलिए। क्या हो गया भाई, कैलकुलेशन में इतना टाइम लग रहा है क्या? जब तक इस क्वेश्चन का आपका कमेंट नहीं आएगा हम लोग आगे नहीं जाने वाले हैं भाई। बताओ जल्दी बोलो। 400, 320, 230 या फिर आपका 420 किलोमीटर? यस, इन्होंने क्या बोला? ट्रेन स्टार्ट होती है प्लेस ए से, ए प्लेस से हमारी ट्रेन स्टार्ट हो रही है भाई। ये ट्रेन अराइव हो रही है कहाँ पे? प्लेस बी पे। स्टार्ट कब हो रही है? सुबह के 6 बजे। पहुंच कब रही है ये? शाम के 4:30 पे। सेम टाइम पे, सेम है भाई। अब हमारे पास कितना टाइम लग रहा है भाई? इसको अच्छे से सुनना, इसको कितना टाइम लग रहा है? 10 घंटे 30 मिनट, 10.5 आवर्स। क्या मैंने सही बोला है भाई? ये 10.5 आवर्स। इसी को अगर हम लोग
21/2 लिखें तो क्या सही होगा? 21/2 आवर्स बिल्कुल सही उत्तर है सर। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया? टाइम आ गया। नेक्स्ट इन्होंने हमें बता रखी है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड भी आपके पास दे रखी है भाई, कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। अब इन्होंने पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो भाई साहब इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है ना मेरे भाई। तो टाइम हमने निकाल लिया 21/2 आवर्स, जो कि 10.5 घंटे बनते हैं, हमने ऐसे कर दिया इसको। स्पीड आपके पास दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितनी है? 40, एंड टाइम कितना है आपके पास? 21/2। तो क्या होगा भाई आपका सही उत्तर? 2 1 जा 2, 2 20 जा 40, 20 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 420। तो भाई साहब क्या था? इजी क्वेश्चन ही तो था। डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। चले क्वेश्चन 37 पे आ जाओ भाई। अ मैन राइडिंग हिज बाइसाइकिल कवर 150 मीटर्स इन 25 सेकेंड्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन पर किलोमीटर? किलोमीटर पर आवर में आपको इसकी स्पीड बतानी है मेरे भाई। इन्होंने क्या बोला? एक बंदा है वो अपनी बाईसाइकिल चला रहा है और बाईसाइकिल कवर कर रहा है 150 मीटर्स कितने सेकंड्स में? 25 सेकंड में। तो उसकी स्पीड बतानी है हमें किलोमीटर पर आवर में। स्पीड क्या दे रखी है भाई हमें? ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। दैट बिकम 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 6 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है। ये तो हमें मीटर पर सेकंड में तो आंसर आ गया, बट यहां हमें इन्होंने किस में बोला है? किलोमीटर पर आवर में। तो अब किलोमीटर पर आवर में हम अगर कन्वर्ट करना होता है तो 6 मीटर पर सेकंड इंटू 18/5 इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाई 5। तो दैट विल बिकम 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 5 21 जा यस 21.6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। जब भी हम लोगों ने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग उसको 18/5 से। इजी सा कंसेप्ट है ये, मुझे पता है भाई साहब सभी बच्चों को आता होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 38। ऑन सिंप्लीफिकेशन 3034 माइनस 1002 डिवाइडेड बाई 20.04 इज इक्वल्स टू। फिर से डर रहे होंगे बच्चे कि सर ये क्या आ गया, है ना? आतंक फैल जाएगा ये इस क्वेश्चन को देख के। बट ये क्वेश्चन होता है बच्चों वाला, ये क्वेश्चन डरने वाला नहीं होता। ये क्वेश्चन आपकी चुटकियों में निकल जाएगा अगर आप लोगों ने थोड़ी सी धीरज रखी, थोड़ा सा सहारा रखा। ठीक है, बोला क्या है यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं पहले। 3034 ठीक है माइनस 1002 डिवाइडेड बाई 20.04, यही बोला गया है आपसे। ठीक है, 3034 माइनस, ठीक है, अब ये हम लोगों ने बाहर कर दिया 1002 डिवाइडेड बाई 20.4, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग यहाँ तक। ठीक है, that means 3034 minus 1002 डिवाइडेड बाई 20 पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, 4 into 100। ठीक है, पॉइंट हटा के हम लोग 0 लगाते हैं। ये रूल तो आप सभी को पता है ना भाई मेरे, या ये भी नहीं आता तो फिर क्या करें भाई। अब ये बेसिक सी चीज़ थी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे इसको करना है आप लोगों ने सिंप्लीफाई। फिर बच्चे बोलते हैं सर ये काटा पीटा भी करके दिया करो, ये भी नहीं होता, फिर एग्जाम देने ही क्यों जा रहे हो भाई। ये छोटी छोटी चीज़ें तो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको 2 से काट लो। ठीक है, 2 4 जा ठीक है 16, 2 1 जा ठीक है 100 एंड 2, ये हो गया। और यहाँ पे कितना रहा 50, 100 1002 गया, 1002 गया। क्लियर है, समझ आई यहाँ पे क्या किया मैंने। 2 से पहले 2004 को काटा तो 1000, 2 से 2004 कट गया, 2 इंटू
102 जा 200 2004, तो ये कट गया आपका, 100 को काट दिया हमने 2 से, 50 आ गया। तो सिंपल था 3034 माइनस 50, इतना सा तो करना है आपको। तो 2984 आपका है उत्तर, 2984 ऑप्शन डी है आपका सही उत्तर भाई। क्लियर है? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर भाई। यस, क्वेश्चन 39, बताओ मेरे भाई क्या होने वाला है इसका उत्तर। अभी देखो बच्चे भाग जाएंगे यहाँ से, मैथ्स आ गया है सर, मैथ्स आ गया, भागो भागो। ठीक है, भागना नहीं, यहाँ भागोगे तो एग्जाम में तो फिर आप लोग समझ लो क्या होने वाला है। क्या बोला गया यहाँ, पहले ये देख लो। 6 tables and 12 chairs were brought for 7800। ओके भाई, मान लिया हमने 7800 में हमने क्या लिया, 6 टेबल लिए, 12 कुर्सियां ली। इफ द एवरेज प्राइस ऑफ टेबल इज 750 देन द एवरेज प्राइस ऑफ चेयर वुड बी। एवरेज आपके पास टेबल का दे रखा है, चेयर की एवरेज आपसे पूछी गई है भाई, बताओ। तो चलो एवरेज कॉस्ट हम लोग चेयर की ले लेते हैं भाई, दैट इज एक्स। अब इन्होंने क्या बोला है, x इंटू 12, ठीक है, प्लस 6 इंटू 750 विल बिकम्स 7800। यही तो इन्होंने बोला था कि भाई साहब प्राइस, एवरेज प्राइस हमारी चेयर की हमने x ले ली है भाई, मान लिया। 6 टेबल हैं, 6 भी ले लिया, 12 कुर्सियां हैं ये भी ले ली हैं, इनटू करेंगे 750, क्योंकि ये आपके पास एवरेज दे रखी है टेबल की, तो ये सब चीजें मिला के आपकी 7800 की होनी चाहिए, यही बोला है क्वेश्चन में। तो हमने इसी को सिंपल सा कर दिया है, तो दैट विल बिकम 12x, ठीक है, 12x इज इक्वल्स टू 7800, ठीक है, 12x इज इक्वल्स टू 7800 माइनस 4500। क्यों, 750 इंटू 6 कर दिया तो 45 हो गया, 4500, दैट विल बिकम्स योर 3300। ठीक है, अब यहां पे 12x इज इक्वल्स टू 3300, तो x इज इक्वल्स टू 3300 डिवाइडेड बाई 12। सही जा रहे हैं भाई? ओके, 12 1 जा 1, 12 2 75 जा 3300, तो 275 आ जाएगी आपके चेयर की एवरेज प्राइस। क्लियर है भाई? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन 40। यस, देखिए क्या बोला है अगला सवाल। अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज। जूस की सप्लाई जो है वो 35 दिन तक चलती है। इफ इट्स यूज इज इंक्रीज्ड बाई 40%, अगर इसका इस्तेमाल 40% से बढ़ा दिया जाए, देन द नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट ऑफ जूस लास्ट इज। कितने दिन तक ये आपका जूस सेफ रहेगा अगर इसकी सप्लाई को हम 40 दिन तक बढ़ा देते हैं। भाई साहब क्या बोला है यहाँ पे, सिंपल सी तो चीज़ है, रिक्वायर्ड टाइम पूछा गया है आपसे भाई। ठीक है, रिक्वायर्ड टाइम कितने पहले हो रहा है, लास्ट हमारे पास 35 दिन में हो रहा है, तो परसेंटेज में आपको दे रखा है, तो परसेंटेज में से आपको डेज में जाना है, तो दैट इज योर कितना परसेंटेज है, 100 डिवाइडेड बाई 40% था 140, तो दैट विल बिकम्स योर यस 2 7 जा 2 5 जा, ठीक है, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35, 5 इंटू 5 इज 25 डेज आ गया आपका सिंपल सा जवाब। तो 25 दिन इसकी शेल्फ लाइफ अब आपकी रहेगी। चलो, अ कैंडिडेट स्कोर्ड 30% marks in the examination and failed by 6 marks. Another secured 40% marks and got 6 marks more than the bare minimum to pass. The maximum marks are. अब इन्होंने क्या बोला भाई साहब, एक कैंडिडेट है उसने 30% मार्क्स लिए एग्जाम में और ये फेल हो गया 6 नंबरों से। एक और स्टूडेंट है उसने 40% मार्क्स लिए और ये पास हो गया है 6 नंबरों से। जितने कम से कम मार्क्स लिए उससे आपके 6 नंबर से ज्यादा मार्क्स आ गए, ये तो पास हो गया, बल्ले बल्ले होगी इसकी। तो मैक्सिमम पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए आपसे, ये यहां पूछा गया है भाई। यस, बताओ। पहली चीज देख लेते हैं, दोनों का परसेंटेज में डिफरेंस कितना आ रहा है भाई। ठीक है, डिफरेंस इनके परसेंटेज में कितना आ रहा है भाई, तो कितना आ रहा है, 40% वाला पास हो रहा है यहाँ पे और -30% वाला फेल हो रहा है यहाँ पे। तो ये कितना है यहाँ पे, 10% का यहाँ डिफरेंस मिल रहा है हमें भाई, पहली चीज। दूसरा, अब डिफरेंस मार्क्स का कितना आ रहा है भाई, मार्क्स 6 नंबर से एक फेल हो गया प्लस 6 नंबर से एक पास हो गया, तो मतलब 12 नंबर से आपका ये डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब आपके पास 10% आपका जो
टोटल मार्क्स का है वो कितना है भाई, टोटल मार्क्स का 10% जो है वो कितना है, ये आपके पास 12 है, अभी हम लोगों ने निकाला, क्योंकि दोनों के परसेंटेज डिफरेंट कितना है, 10% है, और मार्क्स डिफरेंस कितना है 12, तो मतलब 10% टोटल मार्क्स का कितना है 12। ठीक है, तो चलो फिर टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। टोटल मार्क्स हम कैसे निकालते हैं भाई, 12 जितने आपके टोटल परसेंटेज दे रखी है इनटू 100 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, क्योंकि 10% का डिफरेंस आ रहा है, तो दैट विल बिकम योर 10 वन जा एंड 120, तो 120 थे आपके पासिंग मार्क्स। ओके, ऑप्शन बी हो जाता आपका सही उत्तर भाई। चलिए आ जाओ 42 पे। अ पार्ट ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड इन 31.5 मिनट्स एट 80 किलोमीटर पर आवर and the remaining part in 16 minutes at 75 किलोमीटर पर आवर, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज। यहां पे आपसे डिस्टेंस से पूछा गया है, जर्नी का कितना है। ठीक है भाई साहब, यस भाई। चलो बताओ क्या होने वाला है इस सवाल का सही उत्तर। देखो भाई, D1 डिस्टेंस 1 हमारा कितना होने वाला है भाई, पहला जर्नी जो आपकी कवर की गई है क्या बोला गया है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे 31.5 मिनट्स में, 80 इंटू 31.5 मिनट्स अपॉन 60, इसको किलोमीटर में कर देंगे हम लोग। ठीक है भाई साहब, तो ये आपका कितना बन जाएगा भाई, दैट विल बिकम्स ओके 2 3 जा 2 4 जा देन आपका ओके 42 किलोमीटर। ओके, D1 है आपका जो है। D2 डिस्टेंस अलग अलग निकाल लेते हैं क्योंकि अलग अलग दे रखा है हमारे पास। डिस्टेंस 2 कितना दे रखा है, इसने कितना चला था भाई 75 किलोमीटर चला था। ये कितने टाइम में चला था ये, दैट इज इन 16 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, यस तो ये आपका हो जाएगा 20 किलोमीटर्स। ओके, तो 42 इंटू 42 प्लस 20 62 किलोमीटर का इस बंदे ने डिस्टेंस कवर किया है। ये आपका था क्वेश्चन भाई। चलो 43, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹9831 ईच। इसने 2 आर्टिकल्स बेचे, एक आर्टिकल का प्राइस क्या 9831, दोनों को 9831 अलग अलग बेचा। एक में इसने 13% का गेन किया, अदर हैंड दूसरे पे इसने 13% का लॉस किया। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ गेन या लॉस आपसे यहाँ पे पूछा गया है। टोटल इसको गेन होगा या फिर लॉस होगा, ये आपको परसेंटेज यहाँ पे बताना है भाई। इस बंदे को क्या होगा, लॉस होगा या गेन होगा, बताओ मेरे भाई। 2 आर्टिकल इसने बेचे, एक आर्टिकल पे इसने 13% का मुनाफा कमाया और दूसरे आर्टिकल पे इसने लॉस कमाया, तो गेन इसको कितना हुआ भाई 13% का, लॉस भी कितना हुआ भाई 13% का। क्लियर है। अब ओवरऑल आपका क्या होगा, लॉस होगा। ओवरऑल लॉस या गेन इज 13, मैंने आपको ये फॉर्मूला करवाया हुआ है, इंटू 13 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है भाई, दैट विल बिकम्स योर 1.69% का लॉस। ये आपका माइनस में जाएगा, तो इस बंदे को 1.69% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो बेसिक सा आपका SI CP का सवाल था ये। चलो क्वेश्चन 44, 4 years ago the ratio of ages of A and B was 3:5. 10 years from now the ratio of the same ages of the A and B will be 5:6. Find the sum of present age. बताओ मेरे भाई, एज वाला क्वेश्चन आप सभी को पता है, ये तो आता ही आता है। ठीक है, तो क्या है इसका सही उत्तर, ये आप लोग मुझे बताओगे भाई। यस बोलो भाई, क्या है इसका सही उत्तर। इन्होंने आपको क्या बोला है भाई, पहली चीज कि 4 साल पहले ए बंदा है एंड बी बंदा है। 4 साल पहले इनकी एज का डिफरेंस था कितना 3:5, यही बात बोली है। अब इन्होंने बोला कि 10 साल के बाद 10 years फ्रॉम नाउ, ओके, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए बी विल बी कितना 5:6। ओके, नाउ इन्होंने क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। अब इसका क्या करना है, आपने एजेस का डिफरेंस निकालना है भाई साहब। सिंपल, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की आपकी प्रेजेंट एज आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 ए एंड बी, ठीक है, 3 × 2 + 4, ठीक है भाई साहब, क्योंकि
4 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे। 5 इंटू 2 प्लस 4, ओके, दैट विल बिकम 3:2। कितना हो गया? 3 दूने 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। 5 इंटू 2 कितना हो गया भाई साहब? क्योंकि 4 साल का डिफरेंस इसने पहले ही बोला स्टार्टिंग में, 4 साल पहले। 5 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास? 10 प्लस 4, दैट विल बिकम योर 14। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 10 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 24। 24 ईयर्स का इनका प्रेजेंट एजेस है। ठीक है भाई, चलो। 2 numbers are in ratio 5:11. If their HCF is 24, then the sum of these numbers are. सम इन दोनों नंबर्स का क्या होने वाला है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यस भाई, बताओ। क्वेश्चन 45। 2 numbers are in ratio 5:11, ये आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा है तो इनका सम क्या होगा अगर इनका HCF 24 है, तो इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा अगर इनका रेशो क्या है आपके पास? 5:11 है। 384, 120, 408 या फिर 264, क्या होगा यहाँ पे इनका टोटल सम पूछा है आपसे भाई, बताओ। देखो भाई, इन्होंने बोला क्या है यहाँ पे? HCF कितना है? 24, 5 इंटू 24 एंड 11 इंटू 24। सम पूछा गया है आपसे। अब सम इज इक्वल्स टू 24, 5 प्लस 11, यही बोला गया है। HCF 24 है इनका, तो दैट विल बिकम 24 इंटू 16। तो भाई साहब 16 इंटू 24 आपके पास क्या है? 384। तो यही तो है ना आपका नंबर का सम, तो 384 इज द करेक्ट आंसर। HCF LCM का कंसेप्ट था, थोड़ा सा आपको घुमा के पूछ लिया था ये। चलो आ जाओ। 2 numbers are in the ratio 6:11. The HCF of the number is 28. Then the sum of these numbers are. अब मैंने आपको सेम कंसेप्ट बताया था, बोलो भाई क्या होगा इसका? यस, 6 प्लस 18, यही बोला गया है आपसे, इंटू 28, 17 इंटू 28, दैट विल बिकम योर 448 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऊपर वाला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे नीचे दोबारा से रिपीट हो गया था। ठीक है, मतलब टर्म्स अलग अलग थी ताकि आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओ, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि दोनों चीज़ें सेम थी। ठीक है भाई, 448 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी सी ऊपर नीचे हो गए, बट आपको याद रखना है कि कैसे करना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। चलो आ जाओ 47 पर। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 एट 7.5% फॉर 2 years इज 47 क्वेश्चन पर आपको SI का पूछा गया है भाई साहब। अगेन ये तो इजी है, लास्ट के 3 क्वेश्चन तो बच्चों वाले हैं, ये तो सबको आने चाहिए भाई। पहले अगर थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ रही थी, यहाँ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, 4000 इंटू 7.5 इंटू 2/100। ओके मेरे भाई, ये जीरो गया, ये जीरो गया। 80 इंटू 7.5, तो दैट विल बिकम्स योर 600। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपका? 600। चलो नेक्स्ट आ जाओ 48। इफ CP इज 600, लॉस आपका है 10% का, तो आपका SP क्या होगा, बताओ मेरे भाई। क्वेश्चन 48 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है अभी तक सबने कर भी लिया होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी टफ चीज नहीं है। बताओ भाई, क्वेश्चन 48 यस क्या होगा? यहां पे आपको SP निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। प्रॉफिट आप, लॉस आपको दे रखा है, लॉस परसेंट आपको दे रखी है। बताओ भाई क्या होगा? तो लॉस परसेंट को आपने पहले लॉस अमाउंट आपको अमाउंट में चाहिए। CP आपका दे रखा है कितना? 600। लॉस आपको परसेंटेज में दे रखा है भाई कितना? 10%। और SP आपको निकालने को बोला है। SP क्या होता है? CP माइनस लॉस। तो लॉस आपको निकालना है तो आपका SP निकल जाएगा भाई। तो लॉस आपका कितना दे रखा है? 10%। 10/100 इंटू 600 इज इक्वल्स टू 6 10 60। तो 60 आपका लॉस हुआ है, तो 60 हो जाएगा आपका लॉस। तो CP आपका कितना है भाई? दैट इज योर यस 600
माइनस आपका 60 कर दो, 540 आपकी है भाई सेलिंग प्राइस 540। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई इसका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी 540। ठीक है भाई साहब, आ जाओ सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49। अगेन, इफ x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 10, वट अबाउट x? तो x आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यही सेम क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में आपको बोला था, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 12, तो x क्या होगा, वो बच्चा व्हाट्सएप पे कर रहा था तो उसको मैंने अच्छे से समझाया था। ये क्वेश्चन मैंने तभी रिपीट करके बोला है आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए मेरे भाई। तो बताओ ये क्वेश्चन क्या होने वाला है। बड़ा ही प्यारा उत्तर है भाई, बताओ। क्वेश्चन 49, बस एक क्वेश्चन और फिर आपकी छुट्टी, फिर आप लोग जा सकते हो भाई, ऐश करो फिर आप लोग। यस, जल्दी बोलो क्या होगा इसका करेक्ट उत्तर। 15, 16, 17 या 18, क्या है इसका सही उत्तर? जल्दी बोलो भाई, इतना टाइम थोड़ी है यार, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा भाई। अगला क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक सो मुझे करने की जरूरत है, ये फॉर्मूला कल आपको मैंने बता दिया था, ये सभी को पता होगा भाई। चलो देखो भाई, हम लोग क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में हम इसके क्या करेंगे, 7 को ऐड करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा भाई। अब क्या करेंगे हम लोग बोथ साइड में ऐड करके 7 को, x माइनस 7 प्लस 7 दैट इज 10 प्लस 7। ठीक है, दोनों साइड में हम लोगों ने 7 किया, तो यहां पे क्या रह गया, x माइनस प्लस 7 आपका ये हट गया, x इज इक्वल्स टू दैट इज 17। अब देख लेते हैं इसको इसमें डाल के, इक्वेशन में डाल के, क्या ये सही है। 17 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 10, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही उत्तर भाई। चलो, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, बताओ भाई। ये क्वेश्चन तो अभी कल ही आपको मैंने फॉर्मूला बताया था n वाला। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर। 200, 210, 220 या 230? यस, तो कैसे करना मैंने क्या बताया था आपको, n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो n यहां पे आपके पास कितना है भाई, 20 प्लस 1 अपॉन 2, यही बोला गया था आपसे। तो दैट इज योर 20 इंटू 21 अपॉन 2, तो दैट विल बिकम योर 420 अपॉन 2, 2 1 जा एंड 2 10 जा 420, तो 210 आपका हो जाएगा ना भाई सही उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है भाई साहब, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन कर लिए हो तो वेल इन गुड, अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा, फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, तो फॉर्मूलेज आपको सारे के सारे याद होने चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो ये था आपका मॉक टेस्ट 4, इसकी भी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसा लगा आज का लेवल आपको, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताइएगा। अब मिलेंगे हम लोग कल वाले मॉक टेस्ट में। अब आपको कल फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए या फिर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो। कितनी बार समझाता हूं आपको, लाइव में नहीं बोलना है भाई, लाइव में लिख देते हो आप, वो लाइव हट जाता है बाद में, मेरे को नहीं होता ये। मैं आपका जब रात को लेट नाइट देखता हूं कि क्या टॉपिक के कमेंट्स आए, तो उसमें मैं आपका लेक्चर प्रिपेयर करता हूं। कमेंट किया करो, ठीक है, कौन से पोर्शन का आपको रिवीजन करना है मुझे कमेंट कर देना, कल आपका उस पोर्शन की रिवाइज करवा देंगे हम लोग। और आपकी कल से जो क्लास की टाइमिंग है मैंने आपको फिर से बता दिया है, 5 बजे होगी, शाम को 5 बजे आपकी क्लास होगी, क्योंकि 9 बजे से हम लोग कल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कुछ ही दिन बचे हैं ताकि वो भी ऐसे फ्रूटफुल सेशंस को देख सकें। चैनल अच्छा लग रहा है और आपको समझ आ रही है अच्छे से, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे भाई। बाकी आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करो, नहीं लग रहा हो तो आपकी इच्छा है भाई, कोई जोर जबरदस्ती आपसे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि कोई भी ऐसा फ्रूटफुल सेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठंड हो रही है, अपना ख्याल रखें। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।